हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 को बेटा आगे बढ़ाते हैं। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बेटा और डिस्कस करेंगे। मटेरियल ऑल्ट्रेशन, बेटा ध्यान से सुनना। मीनिंग, एन ऑल्ट्रेशन इज कॉल्ड एज मटेरियल ऑल्ट्रेशन if it alters the character or operation of a negotiable instrument, the rights and liabilities of the parties to a negotiable instrument। तो बेटा ये वाला जो सेक्शन है ये बात करता है ऑल्ट्रेशन। बेटा ऑल्ट्रेशन मतलब चेंज करना, और मटेरियल का मतलब हुआ बेटा इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब आपने जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया था, होल्डर ने उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस कर दिए हैं बेटा। और बेटा एक बात सुनो, बेटा कैसे पता चलेगा कि वो चेंजेस मटेरियल हैं या वो चेंजेस बेटा इममटेरियल हैं? तो बेटा उन्होंने कहा कि अगर आपके ऑल्ट्रेशन करने की वजह से लीगल अफेक्ट्स में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लीगल अफेक्ट्स में क्या आया है बेटा, कोई चेंज, तो उसे मटेरियल ऑल्ट्रेशन माना जाएगा। या पार्टीज की राइट्स और लायबिलिटीज में कोई चेंज आया है तो उसे बेटा मटेरियल ऑल्ट्रेशन माना जाएगा। तो मैंने क्या कहा बेटा, आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में किसने बेटा, होल्डर ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कुछ चेंजेस करे हैं, ठीक है। उन चेंजेस को मटेरियल इंपॉर्टेंट कब कहा जाएगा, जब उन चेंजेस की वजह से पार्टीज के इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लीगल अफेक्ट्स में कुछ चेंज आएगा, या फिर फॉर दैट मैटर पार्टीज की राइट्स और लायबिलिटीज में कोई चेंज आएगा। मैं बेटा आपको ना कुछ एग्जांपल्स देता हूं मटेरियल ऑल्ट्रेशन के, देखना बेटा। मटेरियल ऑल्ट्रेशन, बेटा मटेरियल ऑल्ट्रेशन ना दो तरह की होती है बच्चे। मटेरियल ऑल्ट्रेशन बेटा दो तरह की होती है। पहली वो विच आर ऑथराइज्ड बाय एक्ट, मतलब जिन ऑल्ट्रेशंस को करने की मंजूरी आपको कौन देता है बेटा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 देता है। और दूसरे वो विच आर नॉट ऑथराइज्ड बाय एक्ट, जिन ऑल्ट्रेशंस को करने की मंजूरी आपको एक्ट नहीं देता है बेटा। जिन ऑल्ट्रेशंस को करने की परमिशन आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 नहीं देता है। ठीक है बच्चे, अब सुनो, जैसे बेटा थोड़ा थोड़ा याद करना, हमने बच्चे इन कोइट इंस्ट्रूमेंट का केस किया था। बेटा क्या होता है एक इनकोएट इंस्ट्रूमेंट? सिंपल वर्ड्स में बेटा एक ब्लैंक चेक, यानी आपने मुझे फीस का चेक दिया और बेटा उस फीस के चेक में ना आपने सिर्फ अपना क्या किया हुआ है बेटा, सिग्नेचर, नाम, अमाउंट, ना वर्ड्स में मेंशन करी है अमाउंट, ना फिगर्स में मेंशन करी है, डेट कुछ मेंशन नहीं करी है, क्रॉस्ड है नहीं है, कुछ मेंशन नहीं करा है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, आपने मुझे फीस का चेक दिया, ब्लैंक चेक, सिर्फ उस पर एक साइन है बेटा। अब मुझे बताओ, आपने वो चेक मुझे दिया तो मैं चेक का क्या हूँ, होल्डर। बेटा अगर मेरे को अपनी फीस एनकैश करवानी है तो बेटा बिना भरे, बिना चेक को कंप्लीट करे, बताओ क्या मैं एनकैश करवा सकता हूँ इस चेक को? नहीं बेटा। तो जब तक मैं अपना नाम नहीं भरूंगा, अमाउंट इन वर्ड्स फिलअप नहीं करूंगा, अमाउंट इन फिगर्स फिलअप नहीं करूंगा, डेट फिलअप नहीं करूंगा, तब तक बेटा मैं उस चेक को एनकैश कैसे करूंगा?
इसका मतलब बेटा अगर आपको ड्रॉर ने इन कोएट इंस्ट्रूमेंट दिया है ना, तो बेटा आप उसमें ऑल्ट्रेशंस कर सकते हो। बेटा ऑल्ट्रेशंस क्या, उसमें तो कुछ फिलअप ही नहीं हो रखा है, तो बेटा कैश करवाना है तो फिलअप तो करना पड़ेगा ना। तो फिलअप को ऑल्दो फिलअप ब्लैंक चेक को फिलअप करना इज अ मटेरियल ऑल्ट्रेशन, ऑल्दो बेटा उसे मटेरियल ऑल्ट्रेशन माना गया है क्योंकि उसका लीगल इफेक्ट चेंज हो जाता है बेटा, पार्टीज के राइट्स और लायबिलिटीज चेंज हो जाते हैं बेटा, तो ऑल्दो उसे मटेरियल ऑल्ट्रेशन माना गया है, लेकिन बेटा उसको फिलअप करने की परमिशन बेटा आपको एक्ट देता है। एक्ट कहता है जब तक फिलअप नहीं करेगा तब तक एनकैश कैसे करवाएगा इसको। तो याद रखना, इन कोएट इंस्ट्रूमेंट को अगर मैं बाद में कंप्लीट करता हूं, होल्डर कंप्लीट करता है, तो ऑल्दो वो मटेरियल ऑल्ट्रेशन है बट उसको करने की परमिशन आपको एक्ट देता है। सेकंड, कन्वर्टिंग ब्लैंक एंडोर्समेंट इनटू फुल एंडोर्समेंट। बेटा कन्वर्टिंग ब्लैंक एंडोर्समेंट इनटू फुल एंडोर्समेंट, बेटा ब्लैंक एंडोर्समेंट क्या होती है? चेक के बैक साइड पे आप सिर्फ अपना बेटा क्या कर देते हो, सिग्नेचर कर देते हो, सिर्फ सिग्नेचर, लिखते कुछ नहीं हो आप, सिर्फ सिग्नेचर, दैट अमाउंट्स टू ब्लैंक एंडोर्समेंट। अच्छा बेटा सुनो, आपने मुझे एक चेक दिया, उसके पीछे आपने अपना सिर्फ सिग्नेचर किया, ठीक है, मैंने बेटा ब्लैंक एंडोर्समेंट को कन्वर्ट कर दिया इनटू अ फुल एंडोर्समेंट और मैंने लिखा उसके पीछे पे टू सी, और मैंने वो चेक किसको दे दिया बेटा? सी को। तो बात समझ रहे हो, आपने चेक मुझे दिया पीछे अपना सिग्नेचर करके, ठीक है, मैंने वो चेक सी को दिया, लेकिन सी को देने से पहले मैंने पीछे लिख दिया पे टू सी, तो सी बैंक के पास जाएगा और उस चेक के अगेंस्ट पैसा एनकैश करवा लेगा बेटा। बात समझ आई सबको? तो मैंने ब्लैंक एंडोर्समेंट को किस में कन्वर्ट कर दिया? फुल एंडोर्समेंट। बेटा इट अमाउंट्स टू मटेरियल ऑल्ट्रेशन बट इट इज ऑथराइज्ड बाय द एक्ट। तो ब्लैंक एंडोर्समेंट को फुल एंडोर्समेंट में कन्वर्ट करने की परमिशन आपको एक्ट ही दे रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कन्वर्जन ऑफ जनरल क्रॉसिंग इनटू स्पेशल क्रॉसिंग और अकाउंट पे क्रॉसिंग और नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। बेटा एक बात सुनो, जनरल क्रॉसिंग क्या होती है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे आप दो लाइंस बना देते हो बेटा, दैट इज जनरल क्रॉसिंग। तो सुनो, मैंने चेक दिया आपको, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे मैंने दो लाइंस बना दी, आपने क्या करा, उस चेक में लाइंस के बीच में लिख दिया बैंक का नाम HDFC। तो बेटा ये जनरल क्रॉसिंग को आपने ऑल्टर करके क्या कर दिया बेटा? स्पेशल क्रॉसिंग। या आपने लाइंस के बीच में लिख दिया अकाउंट पेई, तो आपने जनरल क्रॉसिंग को कन्वर्ट करके अकाउंट पेइंग क्रॉसिंग बना दिया बेटा। या आपने दो लाइंस के बीच में लिख दिया बेटा नॉट नेगोशिएबल, ठीक है, फिर से आपने जनरल क्रॉसिंग को बेटा नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग बना दिया। क्या ये अलाउड है बेटा? बिल्कुल अलाउड है, इट इज ऑथराइज्ड बाय द एक्ट। ठीक है बेटे, बाकी बच्चे कुछ एग्जांपल्स यहां पर और दे रखे हैं, अगर आप देखो, कन्वर्जन ऑफ बेयरर इंस्ट्रूमेंट इनटू एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बाय डिलीटिंग द वर्ड बेयरर। तो बेटा चेक में ना मैंने आपको चेक दिया, ठीक है, और मैंने उसमें आपका नाम फिलअप कर दिया। आप एक काम करना बेटा, बेयरर वर्ड को काट देना,
ठीक है, बेयरर वर्ड को काटते ही बेटा वो चेक क्या बन जाएगा, ऑर्डर। तो बेयरर इंस्ट्रूमेंट को किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में। क्या ये मटेरियल ऑल्ट्रेशन है, यस बेटा। क्या इसकी परमिशन एक्ट आपको देता है, यस बेटा। अच्छा, क्रॉसिंग ऑफ चेक, तो बेटा एक बात सुनो, एक बात सुनो बेटा, मैंने आपको जो चेक दिया था ना, मैंने क्रॉसिंग नहीं करी थी बेटा उसकी चेक की, लेकिन आपने लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे 2 लाइंस बना दी, तो चेक क्या कर दिया आपने, क्रॉस कर दिया। क्या इस ऑल्ट्रेशन को मटेरियल ऑल्ट्रेशन माना गया, यस बेटा। क्या इसकी परमिशन आपको एक्ट देता है, यस, पक्का। और बेटा एक बात याद रखना, जिन ऑल्ट्रेशंस की परमिशन आपको एक्ट दे रहा है ना बेटा, जब एक्ट ने ही कह दिया कि आप ये ऑल्ट्रेशन कर सकते हो, तो ऑल्ट्रेशंस क्या हो गई बेटा, वैलिड हो गई, पक्का। यानी ड्रॉर बेटा क्या होगा, लायबल होगा। ड्रॉर विल बी हेल्ड लायबल, ड्रॉर को लायबल माना जाएगा बेटे। ड्रॉर विल बी हेल्ड लायबल, ठीक है बेटे। चलो अब बात करते हैं उन ऑल्ट्रेशंस की जिनकी परमिशन आपको एक्ट नहीं देता है बेटा। ये तो बहुत सिंपल है, आपने अमाउंट में ऑल्ट्रेशन किया, अब चाहे आपने अमाउंट इन वर्ड्स में ऑल्ट्रेशन किया हो या आपने अमाउंट इन फिगर्स में ऑल्ट्रेशन किया हो बेटा। आपने बेटा 500 रुपए का चेक था, आपने उसे कन्वर्ट कर दिया इनटू 5,000 रुपए, एक एडिशनल जीरो बेटा ऐड कर दिया। क्या ये ऑल्ट्रेशन मटेरियल है, यस बेटा। क्या इसकी परमिशन आपको एक्ट देता है, नो। क्या आप अमाउंट ऑल्टर कर सकते हो, आप नहीं कर सकते बेटा, बात समझ आ रही है। अच्छा, क्या आप बेटा डेट ऑल्टर कर सकते हो, डेट थी बेटा से फॉर एग्जांपल 13 Feb 20, आपने उसे कन्वर्ट करके कर दिया बेटा 13 को ना आपने 8 बना दिया, 18 Feb 2020। क्या ये बेटा मटेरियल ऑल्ट्रेशन है, यस। क्या इसकी परमिशन आपको एक्ट देता है, नो। तो ये आपके मटेरियल ऑल्ट्रेशन से जिनकी परमिशन आपको एक्ट नहीं देता है बेटे। और बेटा जिनकी परमिशन आपको एक्ट नहीं देता ना, वो बेटा फिर वॉइड हो जाते हैं। वो चेक क्या हो जाएगा बेटा, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, विदाउट, वॉइड हो जाएगा बेटा। वॉइड मतलब नलिटी, इट विल बी ट्रीटेड एज नल। नल मतलब बेटा जीरो, इट इज विदाउट एनी लीगल इफेक्ट्स, it is without any legal effects. Drawer will not be held liable. Drawer will be discharged from liability. Drawer will be discharged from liability. ठीक है बच्चे। तो बेटा याद रखना, एक बात याद रखना बेटे, टोटल ना 5 ऑल्ट्रेशंस हैं जिनकी परमिशन आपको एक्ट देता है। कितनी बेटा, 5। इनके अलावा बाकी जितनी भी हैं उनकी परमिशन आपको एक्ट नहीं देता है बेटा, वो सब वॉइड हैं। मेरे ख्याल से केस क्लियर हुआ बेटा मटेरियल ऑल्ट्रेशन का, सिंपल सा था। अच्छा आ जाओ एक और करेंगे बेटे। देखो सेक्शन 89 बेटा सिंपल है, ध्यान से बस। पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑन विच ऑल्ट्रेशन इज नॉट एपरेंट। बेटा क्या कहना चाह रहा है वो, इस पॉइंट में मैं आपको थोड़ा सा बेटा समझा देता हूं। सिंपल सा पॉइंट है, खास कुछ नहीं है बेटा इसमें। देखो सेक्शन 89 ए बी, ए और बी। बेटा ए ने बी को कोई चेक दिया,
ए ने बी को कोई चेक दिया, ठीक है बेटा। चेक में बी ने क्या करा, ऑल्ट्रेशन। लेकिन बेटा ऑल्ट्रेशन इज नॉट एपरेंट, मतलब उतना पता नहीं चल रहा है कि ये चेक ऑल्टर किया गया है। मतलब ना बी ने जब ये चेक बैंक के सामने प्रेजेंट किया बेटा, बी ने जब ये चेक बैंक के सामने प्रेजेंट किया बेटे, बी ने ये चेक बैंक के सामने बेटा प्रेजेंट किया, बैंक को पता ही नहीं चल रहा है कि इस चेक में कोई ऑल्ट्रेशन करी भी गई है। मतलब ऑल्ट्रेशन इज नॉट एपरेंट, मतलब बैंक को पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें ऑल्ट्रेशन कोई किया गया है। तो बेटा बैंकर ने तो क्या करा, सुनो, ऑल्ट्रेशन इज नॉट एपरेंट। देखो बेटा, बेटा बैंकर ने फिर क्या करा, अब उसे तो पता ही नहीं चल रहा ना कि इस चेक में कोई ऑल्ट्रेशन करा भी गया है। तो बैंक ने क्या करा, बैंक ने एपरेंट टेनर के हिसाब से पेमेंट करी बेटा। एपरेंट टेनर का क्या मतलब था, एज पर डायरेक्शंस गिवन बाय ए। अच्छा, गुड फेथ में पेमेंट करी बेटा, गुड फेथ में पेमेंट करी, किसी भी तरह का कोई नेग्लिजेंस नहीं किया है बेटा, ठीक है। तो बेटा सेक्शन 89 कहता है कि अगर पेई ने, होल्डर ने बैंक के पास कोई चेक प्रेजेंट किया है और उस चेक में जो ऑल्ट्रेशन है दैट इज नॉट एपरेंट, मतलब बैंक विद अ नेकेड आई देख के ये बता ही नहीं सकता कि इसमें कोई ऑल्ट्रेशन है भी या नहीं, और बैंक ने चेक के एपरेंट टेनर के हिसाब से पेमेंट करी है, मतलब एज पर डायरेक्शंस गिवन बाय ए, गुड फेथ में पेमेंट करी है, नेग्लिजेंस नहीं करा है, तो बेटा बैंक को लायबल ठहराया नहीं जा सकता। बैंक इज नॉट लायबल। बैंक बेटा उस पेमेंट को करने के लिए लायबल माना नहीं जाएगा, प्रोवाइडेड उसने एपरेंट टेनर के हिसाब से पेमेंट करी हो, गुड फेथ में करी हो, नेग्लिजेंस एक्सरसाइज ना किया हो, तो बैंक को लायबल माना नहीं जाएगा। ठीक है बेटा, तो चार शर्तें हैं ना, कौन कौन सी चार बेटा बताओ। पहला, ऑल्ट्रेशन इज नॉट एपरेंट, पेमेंट एज पर एपरेंट टेनर हुई है, गुड फेथ में हुई है, नेग्लिजेंस नहीं करा है बैंक ने, तो बैंक बेटा डिस्चार्ज हो जाता है, बैंक को लायबल नहीं ठहराया जा सकता। पॉइंट बताओ, बात समझ आई। एक बात बेटा इसमें मुझे और करनी है अभी इस सेक्शन में, पक्का? अच्छा आओ बेटा, एक बात और सुनो, जरा ध्यान से देखना बेटा, बेटा थोड़ा समझने वाला है, जरा देखना। ए और बी, बेटा ए का जो अकाउंट है वो है बेटे एसबीआई में, ए का अकाउंट एसबीआई में है, और बी का अकाउंट बेटा पीएनबी में है। बी का अकाउंट पीएनबी में, ठीक है। अब सुनना ध्यान से बेटे, बच्चे ए ने बी को चेक दिया, ए ने बी को चेक दिया, ठीक है बेटा। अब बताओ, सुनो सुनो, बी क्या करेगा बच्चे, बी ये चेक डिपॉजिट करेगा पीएनबी में जहां पर उसका खाता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ना बेटा, पीएनबी इस चेक को बेटा कहां पर भेजेगा, क्लियरिंग हाउस। कैसे भेजेगा बेटा, फिजिकल कॉपी भेजेगा? नहीं बेटा, फिजिकल कॉपी वाला जमाना तो चला गया, अब स्कैन करके बेटा भेजा जाता है, याद है ट्रंकेटेड चेक। तो पीएनबी इस ट्रंकेटेड चेक की एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज किसको भेजेगा बेटा, क्लियरिंग हाउस को, ठीक है। क्लियरिंग हाउस वो इलेक्ट्रॉनिक इमेज आगे भेजेगा किसको बेटा, एसबीआई को, ठीक है। और फिर बेटे एसबीआई
पीएनबी को फंड्स क्या करेगा, ट्रांसफर। ठीक है, अब बेटा सुनो, ध्यान ध्यान से मेरी बात सुनो आप। अब मुझे बताओ बेटा, ये जो एसबीआई है मेरा बैंकर, ये है बेटा पेइंग बैंकर, है ना, यही तो फंड्स दे रहा है, ये पेइंग बैंकर है। और बेटा ये जो पीएनबी है ये कलेक्टिंग बैंकर है। पीएनबी आपका कलेक्टिंग बैंकर है। तो पेइंग बैंकर ने कलेक्टिंग बैंकर के अकाउंट में पैसा क्या कर दिया, ट्रांसफर। अब सुनो बेटा जो मैं कहूंगा, बेटा अब उन्होंने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा पीएनबी, ध्यान से सुनना बेटा, पीएनबी जब ये चेक क्लियरिंग हाउस को भेजेगा ना, ठीक है, तो क्लियरिंग हाउस या पीएनबी की बेटा एक ड्यूटी बनती है, ठीक है, क्या ड्यूटी, कि जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज भेजी गई है, जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज चेक की भेजी गई है, उसको कंपेयर करेगी बेटा, कंपेयर करेगी किसके साथ, ट्रंकेटेड चेक के साथ, मतलब जो चेक की फिजिकल कॉपी है बेटा। अब चेक लिख लो, चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज को बेटा कंपेयर करेगी चेक की फिजिकल कॉपी के साथ, ये देखने के लिए कि कोई ऑल्ट्रेशंस वगैरह तो नजर नहीं आ रही हैं बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक इमेज एंड चेक। तो चेक फिजिकल कॉपी चेक की और चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज को बेटा आपस में क्या किया जाएगा, कंपेयर। ये किसकी ड्यूटी बनती है बेटा, ये पीएनबी या क्लियरिंग हाउस की ड्यूटी बनती है, मतलब कलेक्टिंग बैंकर की, जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज भेज रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, उसकी बेटा ये ड्यूटी बनती है कि वो इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ चेक को फिजिकल कॉपी ऑफ चेक के साथ क्या करे, कंपेयर करे, ये देखने के लिए कि कोई ऑल्ट्रेशंस तो नहीं है दोनों में। ठीक है, अच्छा ऐसे ही बेटा एसबीआई को जब इलेक्ट्रॉनिक इमेज चेक की मिलेगी तो बेटा इसके ऊपर भी ड्यूटी लगाई गई है, क्या, कि बेटा एसबीआई या क्लियरिंग हाउस अब ये चेक करेगा कि जो इमेज एसबीआई को भेजी गई है, जो एसबीआई को रिसीव हो रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज एसबीआई को रिसीव हो रही है, क्या वो चेक के साथ टैली होती है या नहीं, कोई मटेरियल ऑल्ट्रेशन तो नहीं है। ये बेटा उनकी ड्यूटीज है इन केस ऑफ ट्रंकेटेड चेक। हर चेक के केस में बेटा, हर चेक के केस में ये काम कलेक्टिंग बैंकर भी करेगा और बेटा पेइंग बैंकर भी करेगा, रिसीविंग बैंकर भी करेगा और पेइंग बैंकर भी करेगा। पीएनबी चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज भेजते समय उसे कंपेयर करेगा विद फिजिकल कॉपी ऑफ चेक। एसबीआई इलेक्ट्रॉनिक इमेज को रिसीव करते समय उसे कंपेयर करेगा विद फिजिकल कॉपी ऑफ चेक और चेक करेगा कोई डिस्क्रिपेंसी, कोई मटेरियल ऑल्ट्रेशंस तो नहीं है। उसके बाद बेटा फंड्स को क्या किया जाएगा, एसबीआई के अकाउंट से पीएनबी के अकाउंट में क्या किया जाएगा बेटा, ट्रांसफर किया जाएगा। कॉपी कर लो बेटे, सिंपल सा था। ये उनकी ड्यूटी है इन केस ऑफ ट्रंकेटेड चेक। ठीक है बेटा, ये है ड्यूटी इन केस ऑफ ट्रंकेटेड चेक। ड्यूटी इन केस ऑफ ट्रंकेटेड चेक। सब बताओ बेटा, बात समझ आई सबको? चलो ठीक है बेटा, ये तो हमने बाकी कर लिया बच्चे। अच्छा अब आओ बेटा अगले टॉपिक पे, एक्सेप्टेंस। सिंपल सा टॉपिक बेटा, मेरी बात समझना। एक्सेप्टेंस, पहली बात एक बात समझो बेटा, हमने 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करे हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। बेटा याद रखना, प्रॉमिसरी नोट और चेक एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है बेटा। ठीक है, क्यों? एक बात समझना बेटा मेरी, प्रॉमिसरी नोट और चेक
एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बेटा प्रॉमिसरी नोट कौन ड्रॉ करता है, बनाता कौन है बेटा, जिसने पैसा देना है ना। तो बेटा आपने मुझे प्रॉमिसरी नोट इशू करा, मैंने तो बेटा पैसा लेना है, मैं क्या उसे रिजेक्ट कर दूंगा बेटा, नहीं। तो यहां पर एक्सेप्टेंस की जरूरत थोड़ना है बेटा। चेक, मैंने आपको बेटा चेक दिया, क्या आपकी एक्सेप्टेंस लूंगा पहले, आपको पैसा चाहिए या नहीं बेटा। आता हुआ किसे बुरा लगता है, दिक्कत तो जाने में होती है, बात समझो। प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्ट कौन करेगा बेटा, मेरी बात समझो। प्रॉमिसरी नोट में बेटा प्रॉमिसरी नोट बनाता कौन है, जिसने पैसा देना है, ठीक है। तो दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करेगी ना बेटा, और दूसरी ने तो लेना है, तो वो एक्सेप्ट करके करेगी क्या, पक्का भाई। आता हुआ पैसा थोड़ी ना किसी को बुरा लगता है। सेम इज द केस विद चेक, मैंने आपको चेक दिया, क्या मैं आपसे ये पूछूं क्या तुम्हें ये चेक का पैसा चाहिए या नहीं, अपनी एक्सेप्टेंस दो बेटा। आता हुआ पैसा किससे बुरा लगता है, एक्सेप्टेंस सिर्फ बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज की होती है। क्यों, क्योंकि बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज में जो बिल बनाने वाला होता है ना, वो होता है जिसने पैसा लेना है, इसलिए दूसरी पार्टी जिसने देना है उसका एक्सेप्टेंस जरूरी है। तो मैंने बात जो कही वो क्लियर हुआ। प्रॉमिसरी नोट में बेटा एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि पैसा लेना है। चेक में बेटा एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि पैसा मिलना है। बिल ऑफ एक्सचेंज में बेटा एक्सेप्टेंस की जरूरत है क्योंकि उस पार्टी ने पैसा देना है। तो उससे पहले पूछना सही है बेटा, क्या आप ये पैसा देना पसंद करोगे। याद रखना बेटा, आता हुआ पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, तो एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, दिक्कत तो जाते हुए पैसे की होती है बेटा, पक्का। तो पहला रूल, गोल्डन रूल तो ये याद रखो, बिल ऑफ एक्सचेंज की ही एक्सेप्टेंस होती है, प्रॉमिसरी नोट चेक की कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती है। मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस बेटा एक्सेप्टेंस में क्या होता है, जो ड्रॉई है वो बिल को साइन करता है, ठीक है बेटा। मैं आपको एक ना स्पेसिमेन दिखाता हूं, ये देखो, ये है बेटा स्पेसिमेन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस को छोड़ो, पहले स्पेसिमेन ऑफ बिल देखो। बनाया किसने बिल बेटा, ड्रॉर ने, ड्रॉर का एड्रेस आ गया, ठीक है। लिखा हुआ है 6 months आफ्टर डेट पे टू मिस्टर पेई अ सम ऑफ ₹50,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। और बेटा ये चेक दिया किसको, मिस्टर ड्रॉय को। अब बताओ बेटा यहां पर मिस्टर ड्रॉर कौन है, मिस्टर ड्रॉर कौन है बेटा। यहां पर बच्चे मिस्टर ड्रॉर है जिसने पैसा लेना है, ठीक है। ड्रॉय कौन है बेटा, जिसने पैसा देना है। तो जिसने पैसा देना है उसका एक्सेप्टेंस बेटा जरूरी है। तो ये देखो उसने एक्सेप्टेंस बेटा कैसे दिया, क्या लिखा बेटा उसने एक्सेप्टेंस में, उसने लिखा एक्सेप्टेड, ठीक है। अपनी क्या लगा दी, स्टैंप, अपना कर दिया सिग्नेचर और डाल दी डेट। मतलब 10 जुलाई 2004 को मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि मुझे आपका इतना पैसा देना है, और उस पर मैंने लगा दी अपनी स्टैंप और कर दिया अपना सिग्नेचर। ये हो गई बेटा बिल की एक्सेप्टेंस। द ड्रॉई डिलीवर्स इट टू द होल्डर ऑफ द बिल और गिव्स नोटिस ऑफ एक्सेप्टेंस टू द होल्डर ऑफ द बिल। बेटा अब ड्रॉई क्या कर सकता है, या तो ड्रॉई क्या करे, वापस से ये बिल किसको लौटा दे बेटे, ड्रॉर का लौटा दे, ठीक है, जो होल्डर है उसको लौटा दे, या फिर ना लौटाए लेकिन उसे नोटिस दे दे कि मैंने तुम्हारे बिल को क्या कर दिया है, एक्सेप्ट कर दिया है। तो मैंने आपके ऊपर बेटा एक बिल ड्रॉ करा, ठीक है। आप क्या करोगे, उस पर एक्सेप्टेड लिखोगे, स्टैंप लगाओगे, सिग्नेचर करोगे, डेट लिखोगे, ठीक है। अब या तो आप वो एक्सेप्टेंस मेरे को डिलीवर कर दो, ठीक है, मैं रख लेता हूं, या आप क्या करो, मुझे डिलीवर मत करो लेकिन एटलीस्ट मुझे एक बार इन्फॉर्म तो कर दो ना कि मैंने आपके बिल को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं, मैं इतना पैसा इस दिन आपको क्या कर दूंगा, पे कर दूंगा। अच्छा, इसका बेटा इफेक्ट क्या होता है, जो ड्रॉई है वो क्या बन जाता है बेटा, एक्सेप्टर बन जाता है। Essentials of a valid acceptance बेटा, it should be
रिटन। इंपॉर्टेंट बेटा, ओरल नहीं होना चाहिए एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस रिटन ही होनी चाहिए। इट मस्ट बी साइंड, सिग्नेचर बेटा होना चाहिए, साइनिंग ऑफ द बिल, साइनिंग ऑन द बिल, डिलीवरी और इंटीमेशन टू द होल्डर दैट बिल हैज बीन एक्सेप्टेड। बेटा अब ना एक बात और नोटिस करना है यहां पर, विदाउट द वर्ड एक्सेप्टेड इज ऑल्सो वैलिड। मतलब बेटा एक्सेप्टेड वर्ड लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, रिटन होना चाहिए और आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा क्या है, या तो आप ये वापस से ड्रॉर को डिलीवर करो, ठीक है, या आप ड्रॉर को क्या दो, इंटीमेशन कि मैंने आपके बिल को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। बेटा एक्सेप्टेंस दो तरह की हो सकती है, जनरल, जनरल मतलब विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन मतलब बेटा कंडीशन, मतलब अगर आप जनरल एक्सेप्टेंस देते हो मतलब आप विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, मतलब योर कंडीशन इज, योर एक्सेप्टेंस इज अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। अच्छा, क्वालिफाइड का मतलब क्या हुआ, आप जो एक्सेप्टेंस दे रहे हो दैट इज क्वालिफाइड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। और बेटा वैसे अगर आपको याद हो ना, कंडीशनल एक्सेप्टेंस अमाउंट्स टू, फाउंडेशन याद करो, कंडीशनल एक्सेप्टेंस अमाउंट्स टू काउंटर ऑफर। मैंने क्या कहा बेटा, देखो बेटे, ए बी, बेटा ए ने बी के ऊपर एक बी आर ड्रॉ किया, बी आर ड्रॉ करा। अब बी बताओ बेटा बी आर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, कैसे, इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी साइंड। अब या तो बेटा वो वापस से ये बिल किसको डिलीवर कर देगा, ए को, या फिर ए को इस बात का क्या दे देगा, इंटीमेशन कि मैंने आपके बिल को क्या कर लिया है बेटा, एक्सेप्ट। लेकिन बेटा उसने एक ना चौथा काम यहां पर और किया, उसने ना एक कंडीशन लगा दी बेटा, उसने एक कंडीशन लगा दी। अब क्या थी कंडीशन, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं बेटा। बच्चे हुआ क्या था, ध्यान से सुनना, हुआ क्या था, ए ने बी को ना कुछ सेल्स करी थी बेटा, ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट ₹1 लाख, ठीक है। अब बेटा बी ने पता है शर्त क्या लगाई, आई एक्सेप्ट टू पे you ₹1 lakh if all my goods are sold। मतलब बेटा अब देखो, मैंने एक्सेप्टेंस तो दी बेटा, मैंने एक्सेप्टेंस तो दी, लेकिन माई एक्सेप्टेंस इज सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ दिस कंडीशन। बेटा मैं एक शर्त पे तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, प्रोवाइडेड जो गुड्स मैंने तुमसे खरीदे हैं वो जैसे ही सारे बिक जाएंगे मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा दे दूंगा, जब तक वो गुड्स नहीं बिकेंगे मार्केट में मैं पैसा नहीं दूंगा। बेटा एक बात याद रखना, इसे हम कहते हैं कंडीशनल एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, इसे हम कहते हैं कंडीशनल एक्सेप्टेंस। आप चाहो तो इसे एक नाम और दे सकते हो, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। और बेटा आपने पढ़ा हुआ है ना सीए फाउंडेशन में, कंडीशनल एक्सेप्टेंस अमाउंट्स टू काउंटर ऑफर। कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस बेटा, इट अमाउंट्स टू काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर। कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस बेटा, इट अमाउंट्स टू काउंटर ऑफर। तो बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, याद रखना काउंटर ऑफर के केस में क्या था बेटा, काउंटर ऑफर को जब तक ए एक्सेप्ट नहीं करेगा ना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है बेटा।
तो याद रखना, जब तक ए उस कंडीशन को क्या नहीं कर लेता बेटा, एक्सेप्ट नहीं कर लेता, जब तक ए इस काउंटर ऑफर को क्या नहीं कर लेता, एक्सेप्ट, तब तक बेटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। और कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है तो बेटा याद रखना, इट इज नोन एज नॉन एक्सेप्टेंस। बेटा माना जाएगा, सुनो सुनो, अगर ए अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देता है तो माना यह जाएगा कि बी ने अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी है बेटा। ए ने एक्सेप्टेंस नहीं दी है बेटा, लेकिन माना यह जाएगा कि बी ने एक्सेप्टेंस नहीं दी है, क्योंकि बी ने कंडीशन लगाई थी और उस कंडीशन को ए ने क्या कर दिया, रिजेक्ट। तो दिस इज नोन एज, याद करो कल मैंने आपको बताया था डिसऑनर बेटा दो तरीके का होता है, बाय नॉन एक्सेप्टेंस एंड बाय नॉन पेमेंट। बेटा नॉन पेमेंट क्या, आपने एक्सेप्ट तो किया लेकिन पेमेंट नहीं करी। व्हाट इज नॉन एक्सेप्टेंस, आपने एक्सेप्ट ही नहीं करा, दिस इज नॉन एक्सेप्टेंस बेटा, इट इज नोन एज नॉन एक्सेप्टेंस। ये बेटा नॉन एक्सेप्टेंस है। अगर वो आपके काउंटर ऑफर को, ए आपके काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता तो माना जाएगा कि आपने बिल को एक्सेप्ट नहीं करा है। किसने, बी ने, माना जाएगा बी ने इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करा है। बिकॉज बेटा कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस, हमने पढ़ा हुआ है ना, कंडीशनल एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस माना ही नहीं जाता है बेटा। तो माना यह जा रहा है कि आपने बिल एक्सेप्ट ही नहीं करा है, ठीक है। हां, अगर बेटा ड्रॉर आपकी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है तो बेटा ड्रॉर को उस कंडीशन को आगे फॉलो करना पड़ेगा। ड्रॉर जो है वो क्या होगा बेटा, लायबल होगा। पहले तो आप बेटा समझ आया जो मैंने कहा सबको, पक्का। अच्छा आओ बेटा एक रीडिंग मारेंगे, देखो ध्यान से बेटा, ये ना कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं बेटा क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के। क्या, वेयर एक्सेप्टेंस इज कंडीशनल डिक्लेयरिंग द पेमेंट टू बी डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट देयर इन स्टेटेड। तो बेटा कंडीशनल एक्सेप्टेंस, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, आपने क्या करा, आपने अपनी एक्सेप्टेंस को, आपने अपनी पेमेंट को डिपेंडेंट कर दिया बेटा ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। जैसे हमारे वाले केस में, मेरे गुड्स जब पूरे बिक जाएंगे तब मैं तुझको पेमेंट करूंगा, उससे पहले मुझे अपनी शक्ल ना दिखाइयो। दिस इज कंडीशनल एक्सेप्टेंस। अच्छा, वेयर ड्रॉई एक्सेप्ट्स द बिल ओनली फॉर पार्ट ऑफ द सम ऑर्डर टू बी पेड। बेटा एक बात याद रखना, कंडीशनल एक्सेप्टेंस एक और तरीके की होती है बेटा, क्वेश्चन आ जाता है इस पे। जैसे पता है कई बार क्या होता है बेटा, ये बिल कितने का था बच्चे, 1 लाख का था। बी ने पता है क्या लिखा, आई एक्सेप्ट टू पे यू ₹95,000 नेट। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं तुम्हें सिर्फ कितने पे करूंगा, 95,000। पक्का बेटा, क्लियर। तो याद रखना बेटा, ये एक तरह से काउंटर ऑफर है जो बी ने किसको दिया है, ए को। अब ये ए के पाले में बेटा बॉल आ गई है, बॉल इज इन एज कोर्ट। अब ए अगर कहता है चल ठीक है यार तू 95 दे दियो, तो बेटा फिर ड्रॉ लायबल हो जाता है, ए लायबल हो जाता है, उसे 95 ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ए बेटा एक्सेप्ट नहीं करता है तो इट विल अमाउंट टू नॉन एक्सेप्टेंस ऑन पार्ट ऑफ बी। पक्का, तो ये माना जाएगा कि बी ने उस बिल को एक्सेप्ट नहीं करा है। ठीक है बच्चे, इसे भी हम कंडीशनल एक्सेप्टेंस ही कहते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा आओ जरा मेरे साथ साथ एक बार, where no place of payment being specified in the bill, the drawee agrees to make the payment at a specified place and not otherwise or elsewhere। तो बेटा अगर ना प्लेस ऑफ पेमेंट बिल में स्पेसिफाइड नहीं है और ड्रॉई ये लिख दे मैं तुझे इसी जगह पे पेमेंट करूंगा और किसी जगह पे पेमेंट नहीं करूंगा, दैट विल अमाउंट टू कंडीशनल एक्सेप्टेंस। तो नाउ बॉल इज इन ड्रॉर्स कोर्ट। अगर ड्रॉर मंजूर कर देता है तो बेटा ड्रॉर लायबल हो जाता है, नहीं तो इट इज नॉन एक्सेप्टेंस ऑन पार्ट ऑफ ड्रॉई।
वेयर place of payment being specified in the bill, the drawee agrees to make the payment at some other place and not otherwise or elsewhere. बेटा अब क्या हुआ, प्लेस ऑफ पेमेंट तो बेटा बिल में स्पेसिफाइड है कि पेमेंट करी जाएगी 46A आड़त बाजार देहरादून पे, ठीक है, लेकिन बेटा ड्रॉई क्या कहता है, ड्रॉई कहता है मैं 46A आड़त बाजार सहारनपुर चौक देहरादून में पेमेंट नहीं करूंगा, मैं तो राजपुर रोड पे डाइवर्जन चौक पे मैं पेमेंट करूंगा, पक्का, इसके अलावा और किसी जगह पे पेमेंट नहीं करूंगा. दिस विल ऑल्सो अमाउंट टू कंडीशनल एक्सेप्टेंस वेयर ड्रॉई अग्रीज टू मेक द पेमेंट एट अ टाइम अदर देन दैट स्टेटेड इन द बिल. अब बेटा बिल में लिखा हुआ था कि आप मुझे पेमेंट करोगे 6 months आफ्टर डेट, लेकिन ड्रॉई क्या कहता है 6 months तो बहुत कम है यार, मैं तुझे पेमेंट करूंगा 9 months आफ्टर डेट. पक्का बेटा क्लियर हुआ. तो फिर से बेटा उसने एक कंडीशन लगा दी कि मैं 6 महीने बाद नहीं, मैं 9 महीने बाद पेमेंट करूंगा. दिस विल अमाउंट टू कंडीशनल एक्सेप्टेंस. बेटा याद रखना, जब तक कंडीशनल एक्सेप्टेंस को, कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज काउंटर ऑफर, और जब तक काउंटर ऑफर को ड्रॉर एक्सेप्ट नहीं करेगा, इट विल अमाउंट टू नॉन एक्सेप्टेंस ऑन पार्ट ऑफ मिस्टर बी यानी ड्रॉई. ठीक है बच्चे. फिर बेटा ये इफेक्ट ऑफ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ये मैं बता चुका हूं. द होल्डर में ऑब्जेक्ट टू द क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, इन सच अ केस इट शैल बी ट्रीटेड दैट बिल इज डिसऑनर्ड ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस. तो बेटा एक बार बताओ, अगर ए नॉन एक्सेप्ट, अगर ए ड्रॉई की एक्सेप्टेंस, ड्रॉई की कंडीशनल एक्सेप्टेंस को मंजूरी नहीं देता है, तो माना जाएगा बेटा कि ये क्या है, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस का केस है बेटा. नॉन एक्सेप्टेंस का केस है, और नॉन एक्सेप्टेंस के केस में बेटा बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है. ही मे गिव हिज कंसेंट टू द क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. इन सच अ केस ऑल द प्रायर पार्टीज नॉट कंसेंटिंग टू इट आर डिस्चार्ज्ड. बेटा एक बात याद रखना, सुनो एक बात याद रखना, अगर वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस को हां बोल देता है बेटा, तो जितनी भी प्रायर पार्टीज होती हैं, अगर कोई है तो बेटा वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, डिस्चार्ज. क्योंकि बेटा वर्ड लिखा हुआ है ऑल द प्रायर पार्टीज नॉट कंसेंटिंग टू इट, मतलब बेटा एक बात याद रखना, प्रायर पार्टीज का भी कंसेंट लेना जरूरी है, खाली होल्डर का नहीं, प्रायर पार्टीज का भी कंसेंट लेना जरूरी है. अगर प्रायर पार्टीज बेटा अपना कंसेंट नहीं देती हैं, तो जो नहीं देगी वो भी क्या हो जाएगी बेटा, डिस्चार्ज हो जाएगी. ठीक है. अब बेटा ये आ गया डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस का केस. सिंपल सी बातें हैं, जरा देखो. मीनिंग, अ बिल इज डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस इफ इट इज ड्यूली प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस बट द बिल इज नॉट एक्सेप्टेड. तो बेटा बिल डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस कब होगा, अभी करा बेटा, व्हेन बिल इज प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस बट इट इज नॉट एक्सेप्टेड. ठीक है, या एक्सेप्टेड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस. तो याद रखना, अगर आपने एक्सेप्ट किया बिल सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, तो उस केस में बेटा बिल डिसऑनर हो जाएगा बाय नॉन एक्सेप्टेंस, अगर होल्डर ने उन कंडीशंस को अपनी हामी नहीं दी बेटा. हां, अगर हामी दे दी फिर डिसऑनर क्यों हुआ बेटा, लेकिन अगर वो हामी नहीं देता तो ये बिल हो जाएगा डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस. पक्का. केसेस इन विच अ बिल इज डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस, बेटा कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं. वेयर अ बिल इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई विद इन 48 आवर्स ऑफ प्रेजेंटमेंट ऑफ बिल. तो बेटा अगर ड्रॉई ने 48 घंटों के अंदर अंदर अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी, तो बेटा ये बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस. इफ द होल्डर अलाउज टू द ड्रॉई मोर देन 48 आवर्स for acceptance, all prior parties not consenting to the same are discharged from the liability to such holder. तो याद रखना, अगर होल्डर 48 घंटों से ज्यादा देता है बिना प्रायर पार्टी से पूछे, तो वो प्रायर पार्टी सारी की सारी क्या हो जाएंगी, डिस्चार्ज हो जाएंगी. इन केस there are 2 or more drawers who are not partners if the bill is not accepted by all.
अच्छा, अगर 2 या 2 से ज़्यादा ड्रॉइज है बेटा तो सबका एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है until they are partners, until unless they are partners in a firm। हाँ, अगर पार्टनर्स हैं तो एक का एक्सेप्टेंस काफ़ी है, लेकिन अगर पार्टनर्स नहीं है तो आपको सबका एक्सेप्टेंस बिल पे चाहिए होगा। अगर नहीं है बेटा सबका तो बिल डिसऑनर हो जाएगा बाय नॉन एक्सेप्टेंस। वेयर ड्रॉई इज अ फिक्टिशियस पर्सन, इमेजिनरी पर्सन है बेटा। व्हेन द ड्रॉई कैन नॉट बी फाउंड इवन आफ्टर रीजनेबल सर्च, अंडरग्राउंड हो गया है बेटा ड्रॉई। व्हेन द ड्रॉई इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर है बेटा। वेयर द ड्रॉई गिव्स अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, अभी किया बेटा, एंड द होल्डर डज नॉट गिव हिज कंसेंट टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो अगर ड्रॉई ने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दिया, कंडीशनल एक्सेप्टेंस दिया और होल्डर ने उसकी कंडीशंस को मानने से इंकार कर दिया तो बिल आपका डिसऑनर हो गया बाय नॉन एक्सेप्टेंस। ठीक है। द होल्डर गेट्स एन इफेक्ट्स, द होल्डर गेट्स एन इमीडिएट राइट टू sue ऑल द प्रायर पार्टीज। तो बेटा जब बिल डिसऑनर हो गया बाय नॉन एक्सेप्टेंस, मतलब ड्रॉई तो पैसा नहीं देता ना, ड्रॉई तो पैसा नहीं देता, तो फिर बेटा होल्डर किसको स्यू करेगा? प्रायर पार्टीज को स्यू करेगा। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से बच्चे हमने जितने पॉइंट्स करे छोटे छोटे पॉइंट्स थे, सिंपल सिंपल, क्लियर हुए सबको? पक्का? चलो बच्चे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन थैंक यू।